हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था। पिछली कक्षा में हमने हमारा जो चैप्टर है, कौन सा है, हमारा चैप्टर है श्वसन एवं गैसों में विनिमय। इसमें हमने जो हमारे जो नासापथ होता है, यानी कि हम कहते हैं कि जो हमारा एयर लेने का जो पाथवे है, जो नासा द्वार होता है, वो किस तरह से शुरू होता है और कहाँ पर ये पूरा व्यवस्थित रूप से ये चलता है और कहाँ पर ये खत्म होता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। हमने एक डायग्राम के सहायता से भी इसको समझ लिया था कि किस तरह से जो है इंटरनल नेयर्स, जो हमारे बाहरी जो दो नासिका द्वार होते हैं, यहाँ से इनकी ओपनिंग यानी कि शुरुआत होती है, और ये किस तरह से जो है हमारे शरीर में ट्रेकिया तक यानी कि कंप्लीटली जो है ब्रंकाइल ट्री और उसके बाद रेस्पिरेटरी तक जुड़े हुए रहते हैं। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी और समझ लिया था। इसी में हमने बात करी थी नासवादार के कुछ क्रियात्मक क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, वो कौन कौन से थे? 3 क्रियात्मक क्षेत्र हमने देखे थे। पहला हमने प्रघाण क्षेत्र यानी कि वेस्टिबुलर रीजन की बात करी थी। दूसरी हमने देखा था जो हमारा श्वसन क्षेत्र यानी कि रेस्पिरेटरी रीजन होता है, हमने श्वसन क्षेत्र की बात कर ली थी। और तीसरा था हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन यानी कि गंध का ज्ञान या घ्राण का ज्ञान होना। ठीक है, तो घ्राण क्षेत्र भी हमने देखा था। तो आज हम इन तीनों क्रियात्मक क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। ठीक, तो हमारी हेडिंग क्या है? नासा द्वार के भीतर क्रियात्मक क्षेत्र। ठीक, हमने किस किस की बात करी थी? हमने चर्चा करी थी, पहला था हमारा वेस्टिबुलर रीजन। ठीक, जिसे हमने क्या कहा था, जिसे हमने प्रघाण क्षेत्र कहा था। क्या कहा था? प्रघाण क्षेत्र कहा था। ठीक, दूसरी हमने बात करी थी हमारे रेस्पिरेटरी रीजन की। ठीक है, रेस्पिरेटरी रीजन को हमने क्या कहा था? रेस्पिरेटरी रीजन को हमने कहा था श्वसन क्षेत्र। श्वसन क्षेत्र, आई बात समझ में? तीसरा है हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन। जो क्या है हमारा घ्राण, घ्राण या सुगंध से रिलेटेड रीजन है या जुड़ा हुआ भाग हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में प्रघाण क्षेत्र को हम वेस्टिबुलर रीजन के नाम से जानते हैं, श्वसन क्षेत्र को हम रेस्पिरेटरी रीजन, और घ्राण यानी कि सुगंध क्षेत्र को हम ऑल्फैक्टरी रीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि नासापथ में बाहर की तरफ दो खुले हुए भाग स्थित होते हैं। ठीक है, जिसे हमने बाह्य नासापथ कहा। ठीक, तथा यह नासापथ अग्रभाग के
हम कहते हैं कि वेस्टिब्यूल रीजन में ओपन होते हैं, वेस्टिब्यूल रीजन में खुलते हैं। ठीक, अब देखिए, तो ये जो वेस्टिब्यूलर रीजन है इसमें क्या हो रहा है, यानी कि जैसे हमने प्रघाण क्षेत्र कहा, तो ये कैसा रीजन है? देखिए, हम लिख सकते हैं कि प्रघाण क्षेत्र ये जो प्रगाढ़ क्षेत्र है, ये हम कहते हैं कि जो हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कंडीशन थी, यानी कि भ्रूण के निर्माण की जो अवस्था थी, उस दौरान क्या हुआ था, इस प्रगाढ़ क्षेत्र का निर्माण हुआ था। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि यह क्षेत्र भ्रूणीय अवस्था के दौरान भ्रूणीय अवस्था के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। ततः यह हम कह सकते हैं कि त्वचा से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। या हम यह भी लिख सकते हैं कि यह, हम इसके बारे में एक और चीज कह सकते हैं कि यह स्किन के इन्विजिनेशन से बना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यह, आप यहां एक लाइन लिख लीजिए, इंड्यूरिंग स्किन इन्विजिनेशन, स्किन इन्विजिनेशन, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्किन इन्विजिनेशन के टाइम, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ये स्किन के इन्विजिनेशन से ही ये बना हुआ है, तो जैसे मिलकर बना है, ठीक। चलिए अगले पॉइंट में हम चर्चा करें तो इस प्रगाढ़ क्षेत्र में सिबेशियस ग्रंथियां, इस प्रगाढ़ क्षेत्र में क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें? सिबेशियस ग्रंथि व रोम उपस्थित होते हैं। क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? सिबेशियस ग्रंथि। सिबेशियस ग्रंथि क्या करेंगी? कुछ ना कुछ ग्रंथि है तो क्या करेगी? सीक्रेशन करेगी। तो यहाँ पे सिबेशियस ग्रंथि उपस्थित है व रोम उपस्थित है, ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, यानी कि इसकी कार्य की, तो इसका कार्य क्या होगा? यह नासाद्वार में आने वाली वायु, जिसे हम क्या बोलते हैं? एयर, को छानने का कार्य करता है, क्योंकि यहां पर क्या उपस्थित है? रोम उपस्थित है, हेयर्स, बाल उपस्थित है। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि छनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो कुछ बारीक बारीक कण रहते हैं, धूल के कण या मिट्टी के कण, है ना, तो वो क्या होते हैं कि वो इन रोम छिद्रों में ही अटक जाते हैं और केवल हवा जो है वो फिल्टर होकर अंदर की तरफ नेजल चैम्बर में स्थानांतरित कर जाती है, ठीक। तो हम क्या लिखते हैं? छानने का कार्य करते हैं। तथा
सीबेशियस ग्लैंड तथा सीबेशियस ग्रंथियां एक प्रकार के चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण करती हैं, का स्त्रावण करती हैं, ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, म्यूकस होता है। तथा यह धूल के कण व अन्य हवा के अशुद्धियों को, अन्य हवा की अशुद्धियों को शरीर में भीतर प्रवेश करने से रोकता है। आई बात समझ में? क्या हुआ, प्रगाढ़ क्षेत्र यानी कि वेस्टिब्यूल रीजन में सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर जो जब भ्रूण की अवस्था थी तब ये स्किन के इन्विजेशन से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, त्वचा से मिलकर बना हुआ भाग है। इस प्रकार क्षेत्र में क्या है, सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है जो म्यूकस का सीक्रेशन कर रहे हैं, एक चिपचिपा पदार्थ स्थापित करते हैं। रोम उपस्थित है, ये रोम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, ठीक। तथा नसा द्वार में आने वाली वायु को छानने का कार्य करता है। सीबेशियस ग्रंथियां क्या है, एक प्रकार की चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण करती है जो कि म्यूकस होता है। ये म्यूकस क्या करता है कि जो आपका डस्ट पार्टिकल है कुछ भी, उनको ये ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और ट्रैप करने के बाद क्या करता है, ये हवा के शुद्धियों को रोक लेता है और शरीर में भीतर प्रवेश करने से रोकता है, ठीक। तो यानी क्या होता है कि जो हमारे नसा द्वार है, जो हमारी नाक है, नोज है, इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल एकदम फिल्टर होकर जो है हवा भीतर प्रवेश करती है, ठीक। चलिए अगले हम किसकी बात करते हैं, अगले हम चर्चा करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी रीजन की। दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी रीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होता है। ये रेस्पिरेटरी रीजन जो है यहां पर भीतर की तरफ हवा को शरीर के तापमान के हिसाब से यहां पर भीतर की तरफ हवा को शरीर के तापमान के हिसाब से संतुलित करके शरीर के भीतर भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी रीजन है इसके अंदर ये तीन तरह की जो बोन्स होती हैं प्रेजेंट होती है, एथेमॉइड, ठीक है ना, मैक्सिला और नेजल बोन। तीन तरह की जो बोन होती है यहाँ पे उपस्थित होती है। तो इनमें क्या होता है, कंप्लीटली ये चैम्बर है, यानी कि नेजल चैम्बर वाला भाग है। तो यहाँ पर जैसे ही हवा आती है तो हम ये कहते हैं कि यहाँ तीन तरह की कॉन्किया लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। कॉन्किया लाइक मतलब जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका नेजल पार्ट है, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका नेजल पार्ट है, ये आपका माउथ का पार्ट है।
तो यहाँ पर क्या होता है, नेजल पार्ट पे इस जगह पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से उभार होते हैं, ये ऐसे, ये 3 तरह से ऐसे उभार प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो उभार दिख रहे हैं आपको, इन उभारों को क्या बोलते हैं हम, इन उभारों को हम बोलते हैं कॉन्किया टर्बिनेली। क्या बोलते हैं इनको, टर्बिनेली, ठीक है। तो ये कैसी कंडीशन होती है इनकी, जिगजैग कंडीशन होती है, जिगजैग, ठीक है। तो होता क्या है कि एक दूसरे में, तो हवा जो है, देखिए हवा क्या हो रही है, हवा यहां से घूमती हुई इसके अंदर पूरी रोटेट करती हुई आती है। जब आप हवा इसके अंदर से घूमती हुई आती है, तो अगर आपने सर्दियों में ठंडी हवा ली है तो वो यहाँ पे क्या होती है कि ब्लड की सप्लाई भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो प्रेजेंट होती है, इसमें से क्या होती है कि जो ठंडी हवा है वो ब्लड की सप्लाई होने की वजह से गर्म होकर अंदर आती है, ठीक। और साथ ही साथ क्या ये जिगजैग कंडीशन है, तो जो हवा है, अगर गर्म हवा है तो वो इस रूट में से जब निकलती है, इस पाथ से हम निकलती है, तो वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यानी कि हमारे जो ये नेशनल चैम्बर है, ये क्या करता है, शरीर के तापमान के हिसाब से आपकी हवा को शरीर के अंदर भेजता है। आई बात समझ में, चलिए ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम इसकी चर्चा करते हैं, किसकी, ऑल्फैक्टरी रीजन की, ठीक है। आ गई बात समझ में आपको यहाँ तक, अच्छा आपने नोट डाउन कर दिया, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए तो हम इस हिस्से को रहने देते हैं, मैं इस वाले भाग को यहां से रब कर देता हूं। रुकिए, यहां पर जो हमारा रेस्पिरेटरी रीजन है, इसके बारे में एक चीज और हम लिख लेते हैं। ये जो हमारा रेस्पिरेटरी रीजन है, ये किससे मिलकर बना होता है, ये PSCGE से मिलकर बना होता है। यह PSCGE से मिलकर बना हुआ होता है, मिलकर बना हुआ होता है। अब आप सोचेंगे सर ये PSCGE क्या है, बेटा PSCGE की फुल फॉर्म क्या होती है, PSCGE हमारा होता है सूडो, हम यहां लिख लेते हैं इसको, सूडो स्ट्रेटिफाइड एक्चुअली इसको हम बोल सकते हैं PSCCGE, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनार, कॉलम की तरह होते हैं, कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स उपस्थित हैं, ग्लैंडुलर एपिथीलियम उपकला, ठीक है। यानी कि अब देखिए सूडो का मतलब क्या है, सूडो का मतलब हो गया कि पूरी तरह से विकसित नहीं है लेकिन विकसित होने की तैयारी में है। सूडो स्ट्रेटिफाइड, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। सीलेटेड है, यानी कि इसमें सीलिया भी उपस्थित है। कॉल्यूमिनार है, कॉलम मतलब स्तंभाकार है, ठीक है। ग्लैंडुलर है, यानी कि इसमें सीक्रेशन के लिए क्या है, ग्रंथियां भी उपस्थित हैं। और एपिथीलियम है, यानी कि उपकला है। तो ये कैसा हो गया, PSCGE की CCGE की फुल फॉर्म क्या हो गई, इट्स ये कहलाएगी हमारी सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम। कैसे याद करोगे इसको आप, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ठीक है। यह क्या है, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या फुल फॉर्म रहेगी हमारे PSCGE की, इट्स अ सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी रीजन है किससे मिलकर बना होता है, इस PSCGE से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे ऑल्फैक्टरी रीजन के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, घ्राण क्षेत्र। घ्राण से हमारा तात्पर्य क्या है, सुगंध वाला एरिया। भाई हम हमारी नाक से क्या कार्य करते हैं, सूंघने का कार्य करते हैं, नहीं करते हैं, या सिर्फ एयर लेने का ही काम कर रहे हैं, बताइए। सुगंध का एहसास होता है ना हमें। अभी आपके सामने कोई लाजवाब सी, कोई लजीज सी, कुछ खुशबूदार खाने पीने की चीज रख दीजिए, फिर देखिए आप सारे सीक्रेशन एक साथ होना शुरू हो जाते हैं। हाँ होगा नहीं होगा,
अगर मैं आपके सामने अभी ठंडे ठंडे रसगुल्ले रख दूं, ठीक है, या रसमलाई रख दूं, तो आपके क्या होगा? हो, पूछिए मत, सलाइवा सीक्रेशन शुरू हो जाएगा। और क्या होगा? सुगंधित। लेकिन सुगंध लेनी पड़ेगी ना उसकी। भाई आंखों के देखने से तो हो ही रहा है, सिग्नल पहुंच ही रहे हैं, लेकिन अगर आपने सुगंध और ले ली तो बस फिर तो मजा आ गया। क्यों? होता है ना ऐसा? बिल्कुल होता है बच्चों। पड़ोसी के घर में अगर पराठे बन रहे हो ना, तो हमारी नाक सूंघ के बता देती कि हाँ भाई पराठे बन रहे हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए जोक से पार्ट दोबारा आते हैं, बात करते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन की। तो तीसरा हमारा रीजन कौन सा है? तीसरा हमारा रीजन है ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? घ्राण क्षेत्र बोलते हैं। तसल्ली से समझिएगा चीजों को, हमें कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है, हमें बायो को समझना है। लोग गलत फहमी में जीते हैं कि बायो रटने का सब्जेक्ट है। बच्चों, बायो, जीव विज्ञान, किसी भी प्रकार से कुछ भी रटा नहीं जाता है। यहाँ हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारे शरीर में ये क्रिया घटित हो रही है, सब कुछ लाइव है। आप अगर अपने आप में इस चीज को एहसास करेंगे, फील करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये हो रहा है, तो आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे। अपने आप को रखिए इस जगह कि हाँ ये जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं ये मेरे शरीर के भीतर इस समय हो रहे हैं। जब आप उसको समझेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और आप उसको फील करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। चलिए अभी फील कराएंगे आपको कि कैसे फील कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में भी अभी इस समय भी आप जो क्रिया कर रहे हैं क्या वो हो रही है। मैं आपको फील करा दूंगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए अब हम किसकी बात कर लेते हैं? ऑल्फैक्टरी रीजन यानी कि घ्राण क्षेत्र की बात कर लेते हैं। घ्राण क्षेत्र में हम क्या देखेंगे? यहां पर हमें सुगंध का ज्ञान होता है। सुगंध का ज्ञान होता है। पहले तो हमने कार्य को देख लिया, ठीक है। घ्राण क्षेत्र इससे कहेंगे क्योंकि यहां पे क्या है? ऑल्फैक्टरी रीजन है, यहां पे सुगंध का ज्ञान हो रहा है। तथा इसे हम श्नीडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। श्नीडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रीजन को हम श्नीडेरियन मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। यहां पे क्या है? हमें सुगंध का ज्ञान होता है। ठीक, चलिए अब देखिए हमने नासा द्वार के नेजल चैम्बर तक का पार्ट पढ़ लिया। ठीक है, वेस्टिब्यूल रीजन की हमने बात कर ली, यानी कि प्रघाण क्षेत्र की बात भी कर ली। अब क्या होगा? अब हमारा कौन सा हिस्सा आएगा? अब हमारा आएगा आंतरिक नासा छिद्र, यानी कि इंटरनल नेयर्स। तो उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो अब हम किसके बारे में देखेंगे? हम यहां पे बात करेंगे इंटरनल नेयर्स, आंतरिक नासा छिद्र। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का उच्चारण जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी उच्चारण भी आपसे पूछ लिया जाए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये प्रश्न आपको दोनों तरह से पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो आपको बहुत ही सुविधा रहती है जब आप कोई शब्द आपको अंग्रेजी में समझ में आ रहा है तो कोई हिंदी में समझ में आ रहा है। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। चलिए अब इंटरनल नेयर्स में क्या है? आंतरिक नासा छिद्र है। हमने इंटरनल नेयर्स की बात करी थी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जो थे, बाहरी छिद्र थे। फिर नेजल पार्ट, नेजल चैम्बर वाला पार्ट हो गया, नेजल वेस्टिब्यूल रीजन हो गया। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आ गया? इंटरनल नेयर्स आ गए, यानी कि आंतरिक नासा छिद्र। ये क्या होते हैं? पीछे की तरफ उपस्थित होते हैं। ठीक है, यह
पीछे की तरफ उपस्थित होते हैं। ठीक, अब देखिए पार्श्व अग्र सतह यानी कि पीछे की तरफ मतलब पार्श्व सतह, हम क्या कहते हैं यहाँ पे पार्श्व सतह। पार्श्व सतह या पार्श्व भाग हम कह सकते हैं। अब देखिए एक तो हमारा जो बक्कल कैविटी वाला भाग है, अग्र मुख गुहा की बात करें हम, और एक हमारा पार्श्व यानी कि ग्रसनी की हम बात करें, तो अग्र मुख गुहा में क्या है, ऊपर की तरफ क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो कोमल तालु वाला भाग है और एक हमारा कठोर तालु वाला भाग है। यानी कि जो हमारी मुख गुहा है, मुख गुहा में ऊपर की तरफ जो है वो कौन सा भाग है, ऊपर वाला भाग कहलाएगा हमारा कठोर तालु, और जो पीछे की तरफ उपस्थित है वो वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा, कोमल तालु। ठीक है, अब देखिए हम यहां क्या लिख सकते हैं, मुख गुहा में भीतर अग्रभाग के ऊपर की तरफ यह दो भागों में विभाजित होता है, दो भागों में विभाजित होता है। अग्रभाग ऊपरी हिस्सा, अग्रभाग ऊपरी हिस्सा कैसा होता है, कठोर तालु, और पार्श्व हिस्सा या पार्श्व भाग कैसा है, कोमल तालु। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, आपकी जीभ को आप ऊपर की तरफ टच कीजिए, ऊपर टच कीजिए आपके हार्ड पैलेट वाले भाग को, देखिए अब घुमाइए, आपको कैसा फील हो रहा है, ऊपर टफ फील हो रहा है, घुमाइए, ऐसा लग रहा है कुछ हार्ड सब्सटेंसेस है। अब आपकी जीभ को, आपकी जीवा को आप पीछे की तरफ लेके जाइए, पीछे की तरफ आपको कैसा एहसास हो रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट कुछ नरम नरम सा एहसास हो रहा होगा, कीजिए फटाफट कीजिए, हुआ एहसास, बिल्कुल। ऊपर की तरफ तो कठोर सा महसूस हो रहा है, लेकिन जब आप अपनी जीवा को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तो आपको बहुत ही सॉफ्ट कोमल सा महसूस हो रहा है। तो आगे की तरफ ऊपर क्या है, कठोर तालु है, पीछे की तरफ क्या है, कोमल तालु है। ठीक, कोमल तालु कहलाता है। अब ये जो कोमल तालु का भाग है, ठीक है ना, पीछे की तरफ, यहीं पर क्या होता है कि नीचे जब हम जाए इंटरनेस की ओपनिंग होती तो यहीं पर एक भाग उपस्थित होता है, जिसे हमने क्या बोला था, यूवुला बोला था। जब हमने पाचन शोषण की बात करी, जब हमने यूवुला की बात करी थी ना, तो यहाँ पे जो यूवुला होता है, जिसको हम वेलम पैलेटाई के नाम से भी जानते हैं, ये यूवुला क्या करता है, इंटरनल लेयर्स को ढक लेता है। क्या कर लेता है, इंटरनल लेयर्स को ढक लेता है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं कि ये इंटरनल लेयर को ढक लेता है। ये वाला आपने लिख लिया, मैं इसको रब कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर यूविला क्या काम करता है, यूविला का कार्य होता है ये इंटरनल लेयर्स को ढक लेता है। इसमें पीछे की तरफ एक संरचना उपस्थित होती है, संरचना उपस्थित होती है, जिसे हम यूविला के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह यूविला क्या कार्य करता है,
यह भोजन निगलने के दौरान हमारे आंतरिक नासा छिद्रों को ढक लेता है। ठीक है, क्या कार्य कर रहा है ये? आंतरिक नासा छिद्र हैं उनको क्या कर रहा है? कवर अप कर रहा है। हमने डायग्राम में देखा था जब संरचना पढ़ी थी हमने इससे पिछले लेक्चर में, तो वहां हमने देखा था कि कैसा था, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था और एक किससे बना हुआ था? ठीक, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था। तो ये क्या कर रहा था कि इंटरनल नेस को ढक रहा था। ठीक है, जिससे भोजन के कण इस भाग में प्रवेश नहीं करते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं। तथा अब ये जो रीजन कहाँ खुलता है? ये हमारे फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर ये नेजोफेरिंग्स वाले पार्ट में होता है, नेजोफेरिंग्स से फिर ये ओरोफेरिंग्स में आता है। तो जो ओरोफेरिंग्स वाला पार्ट है वो क्या है? हमारे एयर का यानी कि हवा का व भोजन का क्या है? एक संगम स्थल है, जो हमने चर्चा करी थी जिसके बारे में। ठीक, और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होता है कि नीचे की तरफ भी क्या होता है? यहाँ पे कार्टिलेजिनस हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। तो हाइलिन कार्टिलेज के बने के अंदर उसके जो हमारा ग्लोटिस वाला पार्ट होता है उस पर क्या होता है कि एपिग्लोटिस उपस्थित होता है। इसे क्या बोलते हैं हम? घांटी ढक्कन बोलते हैं। ठीक है, तो ये घांटी ढक्कन क्या करता है? ग्लोटिस को कवर अप कर लेता है, क्योंकि उसमें क्या है, वो तो एयर का भाग है, वहां पर क्या जानी है? एयर जानी। और खाना किस पे जाना है? फूड पाइप में जाना है, यानी कि ईसोफेगस के अंदर जाना है। ठीक, चलिए, तो ये इस भाग में प्रवेश नहीं करते हैं। अब देखिए, हमारा जो नाक का जो सामने का भाग है ये, इसकी हमने बात करी थी। ये किसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टिप ऑफ नोज। क्या बोलते हैं? नाक का अग्रभाग। ठीक है, कुछ नोट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट नोट्स, नोट्स के नाम से हम यहाँ डाल देते हैं। नासिका का ऊपरी उठा हुआ भाग इलास्टिक कार्टिलेज का, इलास्टिक का बना हुआ होता है। कार्टिलेज का बना होता है, बना हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टिप ऑफ नोज बोलते हैं। टिप ऑफ नोज बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इसकी चर्चा कर ली, नासिका के ऊपरी भाग की, कार्टिलेज की बात कर ली, इंटरनल नेस की बात कर ली। अब इंटरनल नेस के बाद हमारा कौन सा हिस्सा आएगा? ठीक, इंटरनल नेस के बाद हम बात करेंगे हमारे नेजोफेरिंग्स वाला चैम्बर, फिर हमारा ओरोफेरिंग्स के बारे में। ठीक है, चलिए, तो आप तब तक इसको यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इसके भाग की हम चर्चा करते हैं। तो ये आपने कंप्लीट नोट डाउन कर लिया। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे हमारे लेरिंग्स वाले पार्ट की। किसकी? लेरिंग्स वाले पार्ट की। इससे पहले कौन सा पार्ट था? हमने बात कर ली थी हमारे ग्लोटिस वाले पार्ट की। ठीक है, ग्लोटिस में ऊपर की तरफ ढक्कनुमा संरचना एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, जो हमारे खाने को फूड पाइप में ही भेजती है, जो एयर पाइप है, विंड पाइप है, उसमें जाने से रोकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके? हमारे लेरिंग्स वाले भाग की, यानी कि कंठ वाले भाग की। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसे रब कर सकता हूं, हम इसे मिटा देते हैं। चलिए, ये वाला हिस्सा भी हम क्लीन कर देते हैं।
चलिए, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? हम चर्चा करेंगे हमारे कंठ वाले भाग के बारे में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लैरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम चर्चा करेंगे हमारे कंठ की, अर्थात लैरिंग्स की। ठीक, क्या है हमारा ये? कंठ का भाग है, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कंठ क्या है। हम लिख सकते हैं कि कंठ एक प्रकार की उपास्थीमय पेटिका है। उपास्थीमय पेटिका है जो कि ध्वनि उत्पादन में यानी कि साउंड प्रोडक्शन साउंड प्रोडक्शन में सहायता करती है, ठीक है। तो कंठ क्या है? जो लैरिंग्स वाला पार्ट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कंठ बोलते हैं। ये हमारा कंठ होता है ना, यहां पर देखिए, बिल्कुल थायराइड के नीचे वाला पार्ट, ये देखिए, ये कंठ है। ठीक, तो कंठ एक प्रकार की उपास्थीमय पेटिका है। यहाँ पे लैरिंग्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, उभरा हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको, ये ध्वनि के उत्पादन यानी कि साउंड प्रोडक्शन में सहायता करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये उपास्थीमय पेटिका जो होती हैं, किन किन उपास्थ्यों से मिलकर बनी हुई होती है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो हम इसमें लिख सकते हैं उपास्थ्य मतलब कार्टिलेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी कार्टिलेज से मिलकर बनती है? तो इसमें हमें देखा जाए तो कंठ वाले भाग में हमें 4 तरह की कार्टिलेज हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, कितने कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। तो यहां हमें 4 प्रकार की उपास्थि मिलती है। ठीक है, अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है हमारा थायराइड उपास्थि, जिसे हम क्या बोलते हैं? थायराइड कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। क्या लिख देंगे इसे हम यहां पर? थायराइड कार्टिलेज। ठीक, अगली है हमारी सेकेंड नंबर क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड उपास्थि, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रिकॉइड कार्टिलेज के नाम से। ठीक है, चलिए तीसरी प्रकार की होती है हमारी अरेटेनॉइड
अरेटेनॉइड उपास्थि, जिसे हम क्या बोलते हैं? एरिटेनॉइड कार्टिलेज बोलते हैं। एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में? चौथे टाइप की हम बात करते हैं। ये आपको विजिबल है, नीचे दिखाई दे रहा है? चलिए, चौथी की हम बात करते हैं, वो है हमारी सेंटोरिनी। सेंटोरिनी उपास्थि। ठीक, इसे हम इंग्लिश में भी सेंटोरिनी कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर चीज? चार टाइप हो गए मेन चार तरह की होती है मुख्यतः जो हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें हम किसकी बात कर लेते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी थायराइड कार्टिलेज के बारे में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारी थायराइड कार्टिलेज के बारे में। ठीक, जैसे हम क्या बोल रहे हैं? थायराइड ग्रंथि ही वो उपास्थि ही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है कि ये कंठ की जो थायराइड कार्टिलेज है, ठीक, ये हमारे कंठ की सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं कि जो अस्थि होती है, ठीक है, उपास्थि होती है, सबसे बड़ी उपास्थि होती है। तो ये हम क्या कर लिखते हैं इसको? यह शरीर की सबसे बड़ी उपास्थि होती है, पहली चीज। ठीक है, तथा यह हाइलिन उपास्थि की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी है? हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। इसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कि यह हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ठीक है, तीसरी हम चर्चा करते हैं इसमें ही कि शरीर की सबसे बड़ी उपास्थि होती है, हाइलिन कार्टिलेज की है, बनी हुई होती है, अधर सतह पर यह चौड़ी होती है। कैसी है? जो इसकी अधर सतह है उस भाग पर ये कैसी है? चौड़ी है। वह पार्श्व सतह पर कैसी होती है? सक्रिय होती है। तो अधर सतह पर यह चौड़ी होती है, वह पार्श्व सतह पर यह सक्रिय होती है। ठीक है, अधर सतह पर कैसी है? ये चौड़ी है। वो पार्श्व सतह पर किस प्रकार की दिखाई दे रही है? यह सक्रिय होती है। ठीक है, अब थायराइड के अग्रभाग पर एक घाटीनुमा संरचना होती है। ठीक है, तो थायराइड का जो अग्रभाग है इस पे क्या है?
एक घाटीनुमा संरचना होती है, या घाटीनुमा हम कहते हैं कि एक ढक्कन उपस्थित होता है। क्या होता है? घाटीनुमा एक संरचना या घाटीनुमा एक ढक्कन उपस्थित होता है, जिसे या संरचना होती है वह घाटीनुमा ढक्कन उपस्थित होता है। ठीक है, घाटीनुमा ढक्कन उपस्थित होता है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं, इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारी थायराइड होती है ना, इसके नीचे आपको उभार दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये उभार जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है क्या? ये मांसल प्रवृत्ति है, या हम कहते हैं कि मांसल से ढका हुआ है, मांस से ढका हुआ है, पेशियों से, अर्थात हम कहते हैं कि पेशियों से ढका हुआ है ये। ठीक है, और कैसा है? एक तरह से ये एक बॉनी स्ट्रक्चर है, जो उभार है उपहार की तरफ आ गया है। कई लोगों में क्या होता है कि उभार आपको बहुत ज्यादा दिखाई देता है। जो दुबले पतले लोग होते हैं, जिनके मसल मास यहाँ पे नेक वाले रीजन में कम होता है, तो वहां पे आपको एक उभरा हुआ पार्ट नजर आता है। किस तरह से? एकदम घाटी की तरह। ठीक है, इस तरह से, यूं इस तरह से उभरा हुआ भाग आपको बाहर दिखाई देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये भाग कहलाता है हमारा एडम्स एप्पल। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि एडम्स एप्पल किस किसको कहा जाता है। ठीक है, यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले हम किसकी बात करेंगे? अगले हम चर्चा करेंगे हमारे क्रिकोइड वाले रीजन की। तो यहां पे हमने क्या देखा? यहां हमने कंठ के 4 प्रकार की उपस्थिति के बारे में देख लिया, हमने थायराइड उपस्थिति के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम जो सेकंड देखेंगे वो कौन सी है हमारी, जो हम कहेंगे कि क्रिकोइड उपस्थिति होती है। ठीक, चलिए हम बात करेंगे हमारी दूसरी उपास्थि, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, यह भी हाइलिन की बनी हुई होती है। ठीक है, कैसी है ये? हाइलिन की बनी हुई होती है, तथा जो इसका शेप होता है कैसा होता है? सिग्नेट रिंग की तरह होता है। ठीक है, इसकी संरचना सिग्नेट रिंग अर्थात सिग्नेट रिंग की तरह होती है। ठीक है, तो इसकी कैसे दिखाई दे रही है हमें? यह सिग्नेट रिंग की तरह। इसमें भी क्या थी? जो हमारी थायराइड कार्टिलेज थी, इसके अंदर भी ये हाइलिन उपास्थि की बनी हुई थी। ठीक है ना, तथा और ये अधर सतह पर चौड़ी थी और पार्श्व सतह पर ये कैसी थी? सक्रिय थी। तो अब हम क्या कहते हैं कि ये जो सिग्नेट रिंग वाली होती है, ये थायराइड के नीचे की तरफ विकसित होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? ये थायराइड के निचले हिस्से में उपस्थित होती है। कैसी है बच्चों? ये थायराइड के निचले हिस्से में उपस्थित है, तथा
तथा यह सतह पर हम कहते हैं कि जो थायराइड है वो निचले हिस्से में चौड़ी होती है, और ये सतह पर किस प्रकार की होती है, यह सतह के मतलब हम कहते हैं कि पृष्ठ भाग पर चौड़ी होती है, सतह पर पृष्ठ भाग पर, सतह पर पृष्ठ भाग पर चौड़ी होती है। ठीक है, तो ये पृष्ठ भाग पे कैसे दिखाई दे रही है, हमें चौड़ी दिखाई दे रही है। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम हमारी तीसरी की बात करेंगे, एर्टेनॉइड उपास्थि के बारे में। ठीक है, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं ये आगे वाला जो हिस्सा है वो मैं रब कर सकता हूं। ठीक है, ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया है। चलिए, तो अगर अब किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अब एर्टेनॉइड कार्टिलेज की। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरी हम चर्चा कर रहे हैं एर्टेनॉइड कार्टिलेज। इसे आप क्या बोलते हैं, एर्टेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, चलिए हमने दो तरह की कार्टिलेज पढ़ ली। पहली हमने देख ली हमारी थायराइड कार्टिलेज, और दूसरी हमने देख ली हमारी जो है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, यहां पे हमने इसको समझ लिया। अब हम तीसरी चर्चा किसकी कर रहे हैं, हम तीसरी चर्चा करेंगे हमारी एर्टेनॉइड कार्टिलेज की। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले ये पैर में कैसी है, ये पैर में एक जोड़ी उपस्थित होती है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं यह पैर में एक जोड़ी उपस्थित होती हैं। ठीक है, पैर में कैसी है, ये एक जोड़ी उपस्थित है। इनकी संरचना पिरामिड के आकार की होती है। कैसी होती है, इनकी संरचना कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल पिरामिड जैसे। पिरामिड देखा होगा ना आपने डिस्कवरी चैनल पर, कभी कभार तो देखा ही होगा, है ना। तो इसकी जो संरचना है वो कैसे दिखाई देती है हमें, बिल्कुल पिरामिड की तरह दिखाई देती है। इसकी संरचना पिरामिड के समान होती है, के समान होती है। ठीक है, चलिए, और यह भी किसकी बनी होती है, हाइलिन उपास्थि की बनी हुई होती है। यह भी हाइलिन उपास्थि की बनी होती है। आई बात समझ में, चलिए अब अगली हम किसकी बात करेंगे, अगली मतलब यानी कि यहां पे हमारी एर्टेनॉइड कार्टिलेज भी हो गई, एक पैर में जोड़ी में एक जोड़ी में उपस्थित होती है। ठीक है, संरचना इसकी कैसी है, पिरामिड के समान है, तथा यह भी कैसी किसकी बनी हुई है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण या आखिरी भी हम कह सकते हैं, वो होती है हमारी सेंटोरिनी। ठीक है, सेंटोरिनी उपास्थि, सेंटोरिनी कार्टिलेज। क्लियर है बच्चों, चलिए अब देखिए ये क्या है। जिस तरह से हमारी एर्टेनॉइड कार्टिलेज एक पैर में होती है, एक जोड़ी में होती है, उसी तरह से जो हमारी सेंटोरिनी ऑफ कार्टिलेज होती है, ठीक है, यह भी कैसी होती है, यह भी एक जोड़ी में उपस्थित होती हैं, एक जोड़ी में
उपस्थित होती हैं। ठीक, तथा ये कहां प्रेजेंट होती हैं? ये एरिटेनॉइड के हम कहते हैं कि अंत भाग में उपस्थित होती है। कहां उपस्थित है ये? एरिटेनॉइड के अंत भाग में। यह एरिटेनॉइड के अंत भाग में, के अंत भाग में हम कहते हैं कि गेंदनुमा आकृति, गेंदाकार आकृति की होती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे? हम प्रत्यास्थ उपास्थि भी कहते हैं। इसे हम प्रत्यास्थ उपास्थि भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के इस लेक्चर में हमने हमारे नासाद्वार वाले भाग को, ठीक है, हमारे फेरिंग्स वाले भाग को, साथ ही साथ हमने जो नासाद्वार का जो भाग है हमारा, जिसमें हमने हमारे प्रगाढ़ क्षेत्र वेस्टिब्यूल रीजन को, नेजल चैम्बर को, प्रगाढ़ क्षेत्र को अर्थात श्वसन, प्रगाढ़ क्षेत्र मतलब वेस्टिब्युलर रीजन को, श्वसन क्षेत्र रेस्पिरेटरी रीजन को, और ओल्फैक्टरी रीजन यानी कि ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ली। वेस्टिब्यूल रीजन में हमें क्या देखने को मिला? वेस्टिब्यूल रीजन के अंदर हमें सेबेशियस ग्लैंड देखने को मिले तथा रोम देखने को मिले। यहाँ पे क्या हो रहा था? एयर का फिल्ट्रेशन भी हो रहा था। जो श्वसन भाग है हमारा, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ इस प्रकार का जो भाग है श्वसन भाग में, यहाँ पर जो है हमारे शरीर के तापमान के स्वरूप ही क्या हो रहा है? अनुरूप जो हवा का संतुलन है, तापमान नियंत्रित किया जा रहा है। ठीक, और जो ऑल्फैक्टरी रीजन है यहाँ पे यानी कि ग्रहण क्षेत्र, यहाँ पे हमें क्या होता है कि इसमें हम कहते हैं कि न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं? संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। ठीक है, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम बोला, जिनका कनेक्शन कहाँ से होता है? हमारे मस्तिष्क से होता है। तो जो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम उपस्थित होती है हमारे ऑल्फैक्टरी रीजन में, जिसको हम श्नेडरियन मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या होता है? गंध का एहसास होता है। यहीं पर हमने बात करी कि यहाँ पे देखिए हमारे रीजन में 3 कॉनकाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कैसी कंडीशन होती है? जिगजैग कंडीशन होती है। तीनों कॉनकाई किससे? एथेमाइड मैक्सिला और जो नेजल बोन होती है उनसे मिलकर बने होते हैं। तीनों कॉनकाई होती हैं, टर्मिनल कॉनकाई होते हैं। ठीक है, बिल्कुल जिगजैग कंडीशन में होते हैं। तो उसके बारे में हमने चर्चा करी। फिर हमने बात करी किसकी? फिर हमने बात करी हमारे कंठ वाले भाग की। ठीक है, कंठ क्या है? एक उपास्थि में पेटिका है, जिसको हम स्वर यंत्र या साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये 4 प्रकार की हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। पहली जो उपास्थि पढ़ी हमने वो थी हमारी थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, थायराइड उपास्थि। दूसरी थी हमारी क्रिकोइड कार्टिलेज। तीसरी थी हमारी एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, और चौथी थी हमारी सेंटोरिनी ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, इसी के अंदर 2 कार्टिलेज और उपस्थित होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा रब कर सकता हूँ बच्चों, थोड़ा सा रह गया था ये पार्ट। तो यहाँ पर जो दूसरी होती है उसे हम बोलते हैं, एक तो हो गई हमारी एटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, दूसरी हो गई सेंटोरिनी कार्टिलेज, तीसरी है हमारी क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। क्यूनिफॉर्म उपास्थि। ठीक, और छठी होती है हमारी कॉर्निक्यूलेट। कॉर्निक्यूलेट, यह है हमारी कॉर्निक्यूलेट, कॉर्निक्यूलेट उपास्थि। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगली कक्षा में, अगले लेक्चर में हम इसके आगे के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।